नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज का हमारा आज का टॉपिक है देहरादून। तो देहरादून से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने परीक्षा वाणी से कवर किए हैं, तो बने रहिए चैनल के साथ। तो स्टार्ट करते हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे देहरादून जिला। तो इसका गठन हुआ था 1817 में। 1817 में इसका गठन हुआ था और देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिलाया गया था 1975 में। देहरादून गढ़वाल मंडल में शामिल कब हुआ? 1975 में। अब देखिए, इसमें एक थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है कि इसमें लिखा गया है कि देहरादून का जब गठन हुआ था 1817 में, तो इसे सहारनपुर मंडल में मिलाया गया। कहीं बुक में लिखा है कि इसे सहारनपुर मंडल में मिलाया गया, और जब देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिलाया तो इसे मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में मिलाया गया। ठीक है। और दूसरी जगह लिखा है कि इसको जब जिले के रूप में गठन हुआ था इसे मेरठ मंडल में मिलाया। तो थोड़ा परीक्षा वाणी में काफ़ी क्वेश्चन है, 100-200 से ज़्यादा, जिनमें डाउट है। मतलब बुक में एक जगह कुछ लिखा है और उसी बुक में दूसरी जगह कुछ लिखा है। तो इस टाइप के काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लिखा गया है, और इनको अलग से आपने क्या करना है, एक बुक में या नोटबुक में इनको मेंशन कर लेना है कि यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है। अब देखते हैं, देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया 1975 में, और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया। देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1998 को। देहरादून बाह्य एवं मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा हुआ है। देहरादून किसके मध्य में बसा है? बाह्य हिमालय या मध्य हिमालय के, नहीं सॉरी, बाह्य हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच, दोनों की, ये बाह्य हिमालय है, ठीक है, और ये मध्य हिमालय है, और इनके बीच में दून घाटी में बसा हुआ है देहरादून। ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको आयोग क्या कर सकता है कि घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय को क्या कहते हैं? शिवालिक पर्वत भी, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। और मध्य हिमालय को लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में आयोग ये न दे तो ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में बसा हुआ है। तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से पढ़ना है कि आयोग किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में यहाँ आचार्य द्रोण का आश्रम था, इसलिए इसे द्रोण घाटी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो देहरादून है वहाँ पे किसका आश्रम था? द्रोणाचार्य का। तो इसलिए इसको द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक अन्य नाम है पृथ्वीपुर। देहरादून का अन्य नाम क्या है? पृथ्वीपुर। तो आपने ये ध्यान रखना है, प्राचीन नाम है। देहरादून का प्राचीन नाम क्या था? पृथ्वीपुर था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। देहरादून 1804 तक गढ़वाल राजाओं के अधीन था। 1804 तक गढ़वाल राजाओं के अधीन था, और इसके बाद 1804 में इसमें गोरखों ने कब्जा कर लिया, और ये गोरखों के अंतर्गत आता था। 1804 से 1815 तक ये गोरखों के अधीन रहा। इसके बाद 1815 के बाद ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। 1815 के बाद ये किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि देहरादून गढ़वाल शासकों के अधीन कब था? 1804 तक। 1804 से 15 तक गोरखों के, और 1815 के बाद अंग्रेजों के अधीन रहा। अब बात करेंगे देहरादून के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी देहरादून में है, और देहरादून में है रोबर्ट्स गुफाएं। देहरादून में रोबर्ट्स गुफाएं, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है यूबीटीआर में कि रोबर्ट्स गुफाएं या रोबर्ट्स केव भी पूछा जाता है। केव, इंग्लिश में केव का मतलब क्या होता है? गुफा होता है, केव। तो रोबर्ट्स केव या रोबर्ट्स गुफाएं देहरादून में है, जो गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब। 1699 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर द्वारा धामवाला में एक झंडा दरबार की स्थापना की गई। 1699 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर, तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? पंजाब कौर। इन्होंने धामवाला में एक झंडा दरबार की स्थापना की। इसको क्या कहा जाता है? गुरु राम राय दरबार साहिब या झंडा दरबार कहा जाता है, जो कि मुगल शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में बना हुआ है? मुगल शैली में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। 1707 में झंडा दरबार को पंजाब कौर द्वारा भव्य रूप से निर्मित किया गया। देखो, इसका निर्माण किया गया 1699 में, लेकिन यहाँ पे है भव्य रूप से निर्मित किया गया। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है
कि इनमें डिफरेंस है। जैसे आपने कोई बिल्डिंग बना ली, ठीक है, तो ये बन के तैयार कब हो गई? 1699 में। और बाद में आपने थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया और मॉडिफाई किया तो 1707 में आपका ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, जो आप बनाना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु राम राय को देहरादून नगर का संस्थापक भी कहा जाता है। देहरादून नगर का संस्थापक किसे कहते हैं? गुरु राम राय को कहते हैं। और ये किस परंपरा के थे? ये थे उदासीन परंपरा के। गुरु राम राय उदासीन परंपरा के थे। दोस्तों कहीं आपने देखा होगा कि बुक में लिखा हुआ है कि गुरु राम राय 1699 में देहरादून आए, और कहीं कहीं लिखा है कि गुरु राम राय 1676 में देहरादून आए। ठीक है, बुक में अलग अलग लिखा हुआ है, परीक्षावाणी और अदर बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है नेट में, तो ये 1676 में देहरादून आए थे। देहरादून कब आए थे गुरु राम राय? 1676 में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, टपकेश्वर महादेव। तो टपकेश्वर महादेव है देहरादून में, और यहाँ पे शिवरात्रि को मेला लगता है। आपको इस टाइप से भी याद करना है कि यहाँ पे मेला कब लगता है, किस दिन लगता है। तो टपकेश्वर में कब लगता है? शिवरात्रि को। और यहाँ पे क्या होता है? निरंतर जल टपकता रहता है। शिवलिंग है एक, तो उसके ऊपर क्या होता है? जल टपकता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टपकेश्वर महादेव भी कहा जाता है इसे। अगला देखते हैं दोस्तों, चंद्रबदनी। चंद्रबदनी और एक है चंद्रबदनी, यह है चंद्रबनी और एक है चंद्रबदनी। तो आपने ध्यान देना कि जो चंद्रबदनी है ये है देवप्रयाग टिहरी में। चंद्रबदनी किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? टिहरी में, देवप्रयाग के पास है। और यह है चंद्रबनी, तो ये है देहरादून में। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इनको एक साथ में लिख सकते हो। तो यहाँ पे महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या और पुत्री अंजनी ने तपस्या की थी 12 वर्षों तक। महर्षि गौतम ने तपस्या कहाँ की थी? चंद्रवनी में की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि महर्षि गौतम की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। अहिल्या के पति का नाम क्या था? गौतम। और इनकी पुत्री का नाम था अंजनी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गौतम की पत्नी कौन थी और इन्होंने तपस्या कहाँ की? इन्होंने की थी चंद्रवनी में। यहाँ गौतम कुंड भी है, तो गौतम कुंड कहाँ है? चंद्रबनी में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे गौतम ऋषि ने तपस्या की है, तो यहाँ पे गौतम कुंड भी वहीं पे है। अगला देखते हैं दोस्तों, भागीरथी रिजॉर्ट। तो ये है देहरादून में। इनके बारे में ज़्यादा डीप स्टडी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा बस उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, फन वैली आपको याद रखना है देहरादून में। मालसी डियर पार्क देहरादून। सहस्त्रधारा। तो सहस्त्रधारा क्या है? एक नदी है, बाल्दी नदी। ठीक है, इनमें पानी रोक के क्या है, छोटे छोटे तालाब टाइप के बनाए गए हैं, छोटे छोटे झरने हैं। ठीक है, जैसे नदी आ रही है, इसका पानी बह के यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक कुंड टाइप का बना दिया, फिर ये आगे बह रहा है, फिर इसको यहाँ पे होल्ड करके एक छोटा सा झरना बना दिया, फिर यहाँ पे इसका कुंड बन गया। इस टाइप से इस पानी को होल्ड करके सहस्त्र यानी कि हजारों की संख्या में, हजार तो है नहीं लेकिन काफ़ी अधिक संख्या में धाराएं हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सहस्त्रधारा कहते हैं। और बाल्दी नदी के तट पर है, तो सहस्त्रधारा है बाल्दी नदी के तट पर है। और यहाँ पे एक कुंड है जिसमें गंधक का पानी निरंतर निकलता रहता है, गंधक युक्त जल का कुंड है, और माना जाता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। क्लियर? तो एग्जाम में दोस्तों किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं? देखिए कि सहस्त्रधारा के एक कुंड में निम्न चर्म रोग ठीक हो जाते हैं नहाने से, उसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन आपको मिलेंगे सल्फर। ठीक है, सल्फर दे देगा आपको ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में आपको क्या दे देगा? सोडियम दे देगा, सोडियम। तीसरे में आपको दे देगा कुछ भी दे देगा, और चौथे में दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो आप क्या कहोगे कि इसमें तो गंधक पाया जाता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो तो इसे अटेम्प्ट कर लेंगे, जो आर्ट साइड वाले या कॉमर्स वाले हैं तो उन्हें आइडिया नहीं है। तो आप कहोगे यार वहाँ पे गंधक पाया जाता है, इसने सल्फर, सोडियम, पोटेशियम इस टाइप का दे दिया, तो इसका कर देते हैं नन ऑफ दिस। तो सल्फर को ही क्या कहा जाता है? सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। तो आयोग घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है? हर टाइप से अपने आप को तैयार रखना है। अगर यहाँ पे सल्फर ऑप्शन में गंधक ना मिले तो सल्फर को ही क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। तो इस टाइप से भी आयोग क्या कर सकता है? वहाँ पे ऑप्शन में आपको घुमाने के लिए कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, टाइगर प्रपात। तो टाइगर झरना है देहरादून में। अब देखो टाइगर होता है एक बंगाली टाइगर, इसे देख के क्या होता है? सिर चकरा जाता है। जब भी किसी के सामने टाइगर आ जाए तो क्या होता है? सर चकरा जाता है। तो ये टाइगर प्रपात कहाँ होगा? चक्राता में। चक्राता कहाँ है? देहरादून में। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों, देहरादून में है चार सिद्ध।
देहरादून में है 4 सिद्ध, और ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि देहरादून में 4 सिद्ध में से कौन सा सिद्ध नहीं है। 4 सिद्ध दे दिए थे और इनमें से एक गायब कर दिया था और कोई दूसरा सिद्ध रख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो वो पूछा गया था कि देहरादून में कौन सा सिद्ध नहीं है। तो देखिए दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध में से 4 सिद्ध देहरादून में है। तो देखिए देहरादून में 4 सिद्ध, और टोटल सिद्धों की संख्या कितनी है ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो सिद्धों की संख्या है 84, और ये किसके थे, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्ध हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिद्ध किसके हैं, दत्तात्रेय के। तो पहला सिद्ध है लक्ष्मण सिद्ध, दूसरा है कालू सिद्ध, तीसरा है माणक सिद्ध, और चौथा है मांडू सिद्ध। अब आपको दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आयोग ने दिया था, और थोड़ा वहाँ पे आदमी क्या करता है, रट्टा मारेगा, भूल जाता है। तो इसकी आपको देखो ट्रिक बनानी पड़ेगी। इंग्लिश में आपने देखा होगा के आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, ठीक है, और एल के बाद क्या आता है, एम, और फिर आपने इसको कर दिया डबल एम, KLMM। ठीक है, इस टाइप से आपने कर दिया इसे KLMM। तो ये आपके 4 सिद्ध की ट्रिक हो जाएगी। बस आपने याद रखना है, आपको कोई भी एक सिद्ध याद रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया था। एक भी सिद्ध अगर आपको याद है तो आपको ट्रिक याद आएगी कि हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लगाए थे कंटिन्यू, KLMM। अब के से क्या हो जाएगा, कालू सिद्ध, एल से क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सिद्ध, एम से माणक, और एम से मांडू। अब जो अदर आएगा आप उसको क्या कर सकते हो, ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो कि ये देहरादून में नहीं है। अब बात करेंगे देहरादून में एक क्षेत्र आता है जौनसार बाबर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है, जौनसार बाबर क्षेत्र आता है, और यहाँ पे जौनसारी जनजाति के लोग रहते हैं। जौनसार बाबर में कौन रहते हैं, जौनसारी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो जौनसार बाबर क्या है, देहरादून का एक जनजातीय क्षेत्र है। देहरादून का जनजातीय क्षेत्र है। देहरादून में जो जनजाति वाला एरिया है उसे कहते हैं जौनसार बाबर। यह देहरादून के पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में स्थित है। जौनसार बाबर लोकेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि जौनसार बाबर की देहरादून में स्थिति बताइए। तो जौनसार बाबर की स्थिति क्या है, देहरादून में जो स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्या करना है, इसे याद करना है कि जौनसार बाबर की देहरादून में स्थिति है, ये देहरादून के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह क्षेत्र टोंस व यमुना नदियों के मध्य है। जौनसार बाबर टोंस और यमुना नदी के मध्य स्थित है। कालसी, चक्राता, त्योणी तहसील इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो चक्राता एरिया आता है वो कहाँ आता है, जौनसार में। त्योणी कहाँ आता है, जौनसार में। और कालसी कहाँ आता है, जौनसार में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जौनसारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं दोस्तों कालसी। तो कालसी यमुना नदी के किनारे है। कालसी कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालसी किस नदी के किनारे है। तो कालसी यमुना के किनारे है। यहाँ की प्रसिद्ध चित्रशिला पर पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला है। तो ये मिला है कालसी से, और ये कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में। अशोक का शिलालेख कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। और इस लेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए भाषा तो है पाली, भाषा है पाली, और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं लाखा मंडल। तो लाखा मंडल है यमुना और रिखनार नदी के संगम पर। नदियों के संगम की मैंने ट्रिक की वीडियो अपलोड की है, आप उसे देख सकते हो। 40+ नदियों के संगम हमने उसमें इंक्लूड किए हैं 2 पार्ट में। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो यमुना और रिखनार नदी का संगम है लाखा मंडल में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाभारत काल का लाक्षा गृह यहीं बनाया गया था। महाभारत काल में आपने देखा होगा कि जब दुर्योधन ने पांडवों को एक कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से आग लगा दी थी, लाख गृह, उसे लाख गृह कहा जाता है। उसको लाख का गृह इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसमें आग क्या होती है, आसानी से पकड़ जाती है। किसमें, लाख में। तो दुर्योधन ने बनाया था। तो जो महाभारत काल का जो लाक्षा गृह था वो यहीं बनाया गया था। कहाँ पे, लाखा मंडल में। और लाखा मंडल का एक अर्थ होता है मूर्तियों का भंडार। लाखा मंडल का अर्थ है मूर्तियों का भंडार। तो इसका नाम, मान्यता है कि लाखा मंडल इसलिए भी पड़ा कि यहाँ पे 1 लाख मूर्तियाँ मिली थी। 1 लाख मूर्तियाँ मिली थी, तो इसका नाम क्या रख दिया गया,
लाखा मंडल रख दिया गया है मान्यता के अनुसार। ठीक है, लाखा मंडल का शिव मंदिर उत्तराखंड शैली का है। लाखा मंडल का शिव मंदिर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाखा मंडल का जो शिव मंदिर है वो कौन सी शैली में है, तो वो कौन सी शैली में है, उत्तराखंड शैली में बना हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों बैराटगढ़, तो ये चौरानी चोटी पर स्थित है। बैराटगढ़ चौरानी चोटी पर स्थित है। ठीक है, बैराटगढ़ महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी। बैराटगढ़ महाभारत काल में किसकी राजधानी थी, तो ये थी बैराट, और इसी के नाम से क्या हो रहा है, विराट, तो इसकी राजधानी थी। इसकी पुत्री का नाम था उत्तरा। इसकी पुत्री का नाम क्या था, उत्तरा। इसका विवाह हुआ था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से। उत्तरा का विवाह किससे हुआ था, अभिमन्यु से। तो उत्तरा किसकी पुत्री थी, विराट की। अगला देखते हैं दोस्तों हनोल, तो यह है टोंस नदी के किनारे। हनोल किसके किनारे है, टोंस नदी के किनारे है, और कालसी है यमुना नदी के किनारे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अपने माइंड में ही आपको कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, लिखने वाली ट्रिक नहीं। लिखने वाली ट्रिक वो होती है जो काफ़ी लंबी होती है कि इसको हमने लिख लिया स्टोरी के टाइप में। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इमेजिन करना है दिमाग में। तो आपने किस टाइप से याद करोगे, आप बोलोगे कालसी टोंस के किनारे है या हनोल यमुना के किनारे है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तो आपने याद कर लिया। तो जैसे कोई कहता है कि हटो, आप कहीं मार्केट में जाते हो, भीड़ भाड़ इलाके में जाते हो, तो कोई कहता है थोड़ा साइड होना, तो आप कहते हो कि क्या हटो, क्या कहते हो आप, क्या हटो। टसन में, आप भी टसन में रहते हो, कोई हल्का सा धक्का मार देता हो तो बोलता है हटो, तो आप भी टसन में क्या बोलते हो, तो क्या हटो। ठीक है, तो कौ से हो जाएगा कालसी, और यौ से हो जाएगा यमुना, और हौ से हो जाएगा हनोल, और टो से हो जाएगा टोंस। तो इस टाइप से आपने क्या करना है, ऐसी स्टोरी दिमाग में रखनी है, लिखनी नहीं है। ये जो स्टोरी वाली ट्रिक मैं आपको छोटी छोटी बताता हूँ, ठीक है, ये आपको लिखनी नहीं है, आपको बस दिमाग में इमेजिन करनी है कि कालसी और टोंस में मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी कि हाँ भाई हटने के लिए बोला था, तो क्या बोला था, क्या हटो। तो कालसी यमुना और हनोल टोंस के किनारे हो जाएगा। यह जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जौनसार का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है, हनोल है, और यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। महासू देवता का मंदिर कहाँ पे है, हनोल में है, सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। अगले पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद करने हैं, इनमें डीप स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है कि रामताल गार्डन देहरादून में है। रामताल गार्डन कहाँ है, देहरादून में, देवबन देहरादून में, और कानासर देहरादून में। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। और ये इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आएंगे, तो आप बने रहिए चैनल के साथ।